नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो एक मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कल 8 तारीख है और हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले एग्जिट पोल ने काफ़ी हलचल मचाई और अब जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो भी अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में 3.1% की बढ़त देखने के लिए मिली है और इस सब बढ़त ने अब हुड्डा खेमे में हलचल मचा दी है। हमारे साथ इस पूरे मामले पे विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं रवि जी। तो उन्होंने इस चुनाव को बहुत ही बारीकी से देखा है, समझा है और एक एक्सपर्ट के तौर पर हम उनसे राय लेंगे कि किस तरीके से आपने जो है अब जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आई है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और कल वोटिंग का जो रिजल्ट आने वाला है इस परसेंटेज का उस रिजल्ट पर कितना असर देखने के लिए मिलेगा। सभी दर्शकों को राम राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को जोड़ने के लिए। और जो वोटिंग परसेंटेज आया है 3% से ऊपर, लोकसभा चुनाव से ज़्यादा हरियाणा में हुआ है जी। और जो परसेंटेज दूसरा परसेंटेज है जो कांग्रेस के गढ़ हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती थी, हुड्डे के इलाके 35 ऐसे सीटें हैं जहाँ पे जाट बहुल हैं और कांग्रेस उनको ये सोचती है कि वो हमारी सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जाट उनको ही वोट देते हैं। हमें बहुत सारे जाट ऐसे भी मिले कि जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारा परसेंटेज वोट आईएनएलडी को देता है। आपको वोट परसेंट जो बात आपने पूछी कि वोट परसेंट 3% यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात है कि 3% ज़्यादातर यही ट्रेंड रहा है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वो बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती है। कांग्रेस को ये बड़ा सेटबैक हो सकता है। हुड्डा जो तैयार बैठे हैं, जलेबी का ऑर्डर दे चुके हैं, उनका बेटा हुड्डा वो भी सीएम बनने के लिए कोई पेड ट्वीट करा रहे हैं, कोई अपने वीडियो बना रहे हैं, लगातार मीडिया में आ रहे हैं। शैलजा भी बयान दे रही है कि भाई मैं भी दावेदार हूँ और रणदीप सुरजेवाला वो भी कह रहे हैं कि मैं दावेदार हूँ। सब तैयारियां कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट से भी, भूपेंद्र हुड्डा रिटायरमेंट से भी मना कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि परसेंटेज जो बढ़ा है हरियाणा में, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 50-50 रहा बीजेपी और कांग्रेस का। हाँ। वहाँ पे 3% वोट कम था। अगर ये 3% वोट बढ़ता तो बीजेपी की 8 से 10 सीटें आती। बिल्कुल। अब यहाँ पे अब जो वोट परसेंट बढ़ चुका है 2019 के हिसाब से लगभग उतना ही वोट परसेंट है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि 2019 का ही रिजल्ट होगा या 24 की तरफ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है, जो कांग्रेस दावा कर रही है 50 से 60 सीट तक लाने का भी दावा कर रही है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो, दावा कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस के चमचे और उनके चैनल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। जैसे 400 पार का आंकड़ा था, उसका भी बहुत बुरा नतीजा हुआ, 250 से कम आई बीजेपी की सीटें। यहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है और ये कह रहे हैं कि भाई सारा वोट हमें मिल गया है, हम 70 सीट पार कर लेंगे। तमाम पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ स्थानीय लीडर हैं, एक के बाद एक वही बोल रहे हैं कि हम 70 सीटें आएंगे। लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि जो हरियाणा में उनके लीडर ने बयानबाजी की है, जो वोटिंग परसेंट मुझे लगता है कि वो बड़ा है, वो इसका परिणाम है कि हुड्डा के इलाकों में तो वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है, तो मतलब उनके लोगों ने वोट कम किया है। और दूसरी तरफ जहाँ बीजेपी के वो थे वहाँ वोटिंग परसेंट बढ़ा है। और क्योंकि बीजेपी वालों को ये जो, जैसे उन्होंने बोला कि खर्ची पर्ची, अपने रिश्तेदारों को हम नौकरी लगाएंगे, अपने घरों को भरेंगे, पहले अपने को देखेंगे। और जो 10 साल से हुड्डा बाहर हैं या कांग्रेस पार्टी बाहर है, लोगों को ये भली भांति लग रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट में आते हैं तो यहाँ पर ये कितनी लूट खसुट करेंगे। जो करनाल हो या इनके इलाके हैं हुड्डा के, वहाँ से अगर कोई आता है तो उनको जॉब मिलेगी, खर्ची पर्ची का दौर चलेगा। तो ये इस डर से उन्होंने वोट दिया। और मिर्चपुर कांड हो गया जिसमें हुड्डा के समय पे दलितों पर अत्याचार हुआ और शैलजा का अपमान हुआ। शैलजा के अपमान से भी काफ़ी वोट
वोटर नाराज हैं और वो जो बसपा और आईएनएलडी की तरफ गए। और आईएनएलडी की सबसे बड़ी बात ये है, 2014 में 20% से ऊपर इनको वोट मिला है आईएनएलडी को, और उनकी 21 सीटें थी 2014 में, और उसमें कांग्रेस का बहुत कम वोट परसेंट था उस टाइम, और उनकी सीटें भी कम थी। तब बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। अगर आईएनएलडी 2019 में कम आई तो जेजेपी को वोट मिला, तो जो जेजेपी का आईएनएलडी का वोट था वो जेजेपी को गया, कुछ कांग्रेस को गया, तो उनकी सीटें थोड़ा बड़ी थी कांग्रेस की और जेजेपी की बड़ी। अभी इस बार जेजेपी को कम वोट मिलेगा, ना के बराबर, मतलब 1-2% करीबन मिलेगा, जो भी उनके कार्यकर्ता वगैरह होंगे और कुछ उनके रिश्तेदार। अब यहाँ पे जो एग्जिट पोल है वो यहीं पे फेल होते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बसपा और आईएनएलडी को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। मतलब आप एग्जिट पोल का भी जिक्र कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जिट पोल भी बहुत सारे ऐसे दिखे जो बहुत एक तरफा नजर आए। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो देखने के लिए मिली कि एग्जिट पोल में बढ़त मिलने के बाद भी कोई कांग्रेस का नेता पर्टिकुलरली आके ये दावा करता नजर नहीं आया कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद भी, जब उन्हें इतना परसेंटेज वहां नहीं मिल रहा है, फिर भी बीजेपी के नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है कि हम सरकार बना लेंगे। ये जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो एक तरफ कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा और एक तरफ अभी भी संशय जो है एग्जिट पोल आने के बाद भी कांग्रेस खेमे में बना हुआ है। देखो, आज बीजेपी के अध्यक्ष ने भी बात कही है कि हरियाणा का इतिहास रहा है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही हरियाणा में अब तक स्टेट गवर्नमेंट में आता है। एक तो ये ऐतिहासिक ट्रेंड बताता है, दूसरा ये बात है कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे काम किए, हर ग्रुप डी के हो या अन्य जो सरकारी नौकरियों में उन्होंने बम्पर भर्तियाँ की, और उसमें हर जो दबे कुचले वर्ग थे जिनका कोई वो नहीं था, दूसरी पार्टियां भी ये स्वीकार करती हैं कि उसमें नायब सैनिक के विरोधी भी ये मानते हैं कि नायब सैनिक अच्छे आदमी हैं, उनकी ऐसी बिल्कुल छवि नहीं है, वो कोई ऐसे दबंग नेता भी नहीं है, वो बिल्कुल एक साधारण हर आदमी से मिलते हैं। नायब सैनिक की छवि की वजह से जो एंटी खट्टर वोट थे वो थोड़ा डाउन हो गए। उनका गुस्सा सैनी के खिलाफ नहीं था, न सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सैनी बहुत सज्जन आदमी है और उनके कभी वो उल्टे पुल्टे बयान भी नहीं देते हैं, और ओबीसी के हैं। हरियाणा में ओबीसी की बड़ी तादाद है और सैनी समुदाय से आते हैं। वहाँ पे अभी जो राव इंद्रजीत बोल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि दक्षिण जो हरियाणा है वहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी है, और वहाँ पे बीजेपी अगर अच्छा करती है तो जो हुड्डा के अपने इलाके हैं, रोहतक एरिया में, रोहतक सोनीपत एरिया में, वो कितनी भी सीटें अगर जीत लें तो इस एरिया में 35 सीटें हैं लगभग जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर वहां 10 सीटें आईएनएलडी और बसपा जीतती है तो अगर वहाँ पे 10% से वो 15% या 20% तक चली जाती है बसपा आईएनएलडी शैलजा की नाराज़गी की वजह से, तो ये वोट जो रिजल्ट है वो उल्टा हो जाएगा। और तमाम ऐसी बातें चल रही हैं जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो ऐसा लगता है कि 50 तक ये आंकड़ा जुटा पाएंगे और बीजेपी सरकार बना लेगी, और ये मुझे लगता है कि इसकी संभावना है। और जो एग्जिट पोल हैं वो सारे यहाँ पे फेल होते नज़र आ रहे हैं। तो रवि जी, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया नायब सिंह सैनी के बारे में, आपने कहा कि किस तरीके से ओबीसी है एक बड़ा वोट का फैक्टर है, तो एक और चीज़ जो देखने के लिए मिली कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से इस बार नकार दिया गया है, खाता भी नहीं खुलेगा और सारी चीज़ें जो है कही जा रही है। लेकिन जो मेन फोकस इस बार जा रहा है, कहा जा रहा है कि वोट जो अगर कटेगा भी तो वही बीएसपी और आईएनएलडी जो है देखने के लिए मिल रहा है कि इससे कट सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी जो एंट्री हुई इस चुनाव में, इसने भी कांग्रेस को नुकसान कर दिया है साथ साथ? देखिए, ये तो कल रिजल्ट बताएगा, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो 1% भी 500 वोट भी एक सीट पे काटता है तो वो नुकसान किसका करेगा? वो बीजेपी का तो करेगा नहीं, वो कांग्रेस का ही करेगा, क्योंकि सबका एक ही टाइप का वोट है। अगर एंटी गवर्नमेंट का वोट है और वो चार पार्टियों में बढ़ता है, 4 अलग निर्दलीय भी हैं वहाँ, तो उसका नुकसान किसको है? आम आदमी पार्टी पंजाब से सटे हुए कुछ इलाकों में
या कुछ इनके जहाँ एक प्रवक्ता हैं जो मीडिया से ही गए हैं, उनका भी थोड़ा बोलबाला उस सीट पे दिखा है। किसी भी सीट पे अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 2 से 10,000 वोट लाता है तो वो मतलब हराने और जिताने का बहुत बड़ा काम करेगा। और जो ये रिजल्ट है ये कल साबित हो जाएगा कि जो ये एग्जिट पोल हैं ये सारे फेक हैं। राहुल गांधी का कोई छवि नहीं है। जो अभी दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं, ये हैं, शैलजा बोल रही है, सभी राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं। राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को हराने में साबित होंगे यहाँ पे। तो रवि जी, राहुल गांधी का जो जिक्र किया जा रहा है, तो राहुल गांधी काफी ज्यादा इनएक्टिव भी दिखे हरियाणा चुनाव में। बहुत अंत में काफी बयानबाजी होने के बाद भी उन्होंने हरियाणा का दौरा करना जरूरी समझा या यात्रा पर गए, सारी चीजें की। तो कहीं ना कहीं हुड्डा जी जो नाम भी ले रहे हैं राहुल का या जिक्र कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे रहे जिससे राहुल ने पूरा किनारा काट के रखा था। चाहे कुमारी शैलजा का भी मुद्दा था, कोई टिप्पणी नहीं, कोई बयान नहीं। क्या कारण इसका हो सकता है? क्या राहुल गांधी समझ रहे थे कि हरियाणा में वो जमीन जो है वो खो रहे हैं, इस वजह से भी उन्होंने हरियाणा पे थोड़ा कम फोकस किया? नहीं, राहुल गांधी का ऐसा है कि राहुल गांधी को लोकल लीडर कोई नहीं चाहता है कि वो उनके आए, रैली करें और उनके खिलाफ माहौल बन जाए। अगर राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो वहाँ चुनाव हारने की गारंटी है, क्योंकि वो उल्टा बयान देंगे। पार्टी के कोई भी जो अगर उम्मीदवार बना है वो चाहता है कि वो जीते, वो ऐसे ही पर्सन को बुलाता है रैली करने कि जो हमें जिताए। राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा को यूज इसलिए कम किया गया क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से वहाँ पे ज़मीनें लूटी हैं, जिस तरीके के बड़े बड़े घोटाले हरियाणा में हुड्डा के समय हुए हैं या वाड्रा पे आरोप लगे हैं, तो वो फैक्टर रहा है। अगर वो ज़्यादा दिखते तो सीधे डायरेक्ट राहुल वर्सेस वो हो जाता। तो इस वजह से राहुल ने सिर्फ कहाँ पे गए, वो नूह में गए जहाँ मामन खान था, उन्होंने दंगा किया, वो जेल भी गए, आरोपी भी हैं, जमानत पे बाहर हैं, उनके समर्थन में गए क्योंकि वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्राउड था। मुस्लिम वोटर एक मुश्त राहुल को सपोर्ट करते हैं, वहाँ गए तो उनको कोई नुकसान नहीं था। उस सीट को वैसे भी कांग्रेस का जीतना पक्का था और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नुकसान किए होंगे, कोई फ़ायदा तो नहीं करेंगे हरियाणा में। हरियाणा में अगर कांग्रेस को अगर थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है तो हुड्डा की वजह से, और हुड्डा क्या जातिगत फैक्टर की वजह से। और आईएनएलडी अगर यहाँ पे 15 से 20% वोट ले जाती है, बसपा का 4% वोट रहा है वहाँ, और 2014 में 20+ आईएनएलडी का वोट रहा है। अगर वो वोट इस समय आईएनएलडी फिर अपने पास ले आती है जेजेपी के कारण जो लूज़ कर गई थी, तो यहाँ पे बीजेपी 35 से 40% वोट के साथ 45+ चली जा सकती है। और जो ये अगर आंकड़ा आता है तो फिर ये दोबारा जो रिजल्ट है एग्जिट पोल का वो बहुत बड़ा उनको शिकस्त होने वाली है। ठीक है, तो रवि जी, आपके हिसाब से इस बार इस चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे बहुत अहम रहे हैं जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान जो है पहुंचा है? देखो, चुनाव में एक मुद्दा नहीं होता, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और सरकार के लोकल लीडर्स के खिलाफ माहौल होता है। जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं बहुत सारे जो अभी मौजूदा हैं 30+ हैं, उनके उन एरिया में वोटिंग परसेंट डाउन हुई है क्योंकि उन विधायकों के खिलाफ भी नाराज़गी है। बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के अगर इलाकों में उनके वोटर उनके विधायकों को, उनके नेताओं को जिताने नहीं गए हैं, अगर वो 30 सीटों में से 10 सीट भी हारते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो फैक्टर है वो सिर्फ बीजेपी पे लागू होते हैं या कांग्रेस पे लागू नहीं होंगे। चुनाव एक तरफा कहीं नहीं था, न किसी की आंधी थी, ना ऐसा था कि भाई हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनाओ, हर कोई मुख्यमंत्री बना रहा था। और जो शैलजा के समर्थकों को टिकट ही नहीं दिया गया था, तो शैलजा क्यों जिताना चाहेगी? शैलजा बड़ी मुश्किल से एक रैली में आई, वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ाया। शैलजा का मैसेज ये था कि बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो दिए कि शैलजा ने कहा चलो हाथी की चाल चलो। हाथी की चाल चलने का मतलब है बसपा को वोट दो। अगर उन्होंने बसपा को वोट दिया तो उनका जो दलित वोट था कांग्रेस का वो डायरेक्ट आईएनएलडी बसपा को गया। तो अगर ऐसी पोजीशन होती है
तो आईएनएलडी बसपा और बीजेपी सरकार बना सकती है। जो पिछली बार दुष्यंत चौटाला वहाँ पर सीएम बने थे, वो इस बार आईएनएलडी की तरफ से डिप्टी सीएम उनकी तरफ जा सकता है। और बसपा और आईएनएलडी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 4% बसपा की वोट और आईएनएलडी का वहाँ पे सरकार भी रही है। आईएनएलडी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा को न तो शैलजा ने सपोर्ट किया, न तो यहाँ पे सुरजेवाला ने सपोर्ट किया। तो सुरजेवाला के लड़के भी हारने की कगार पे हैं। शैलजा के समर्थकों को हुड्डा हरा रहे हैं, हुड्डा के समर्थकों को शैलजा हरा रही है। तो मतलब इतनी इंटरनल फाइट है कांग्रेस में, तो जीतने का क्या है? ये आंधी कैसे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल। तो ये जो एग्जिट पोल अभी दिखा रहे हैं, ये खाली हवाई वो हैं। ज़मीनी हकीकत कितनी है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम भी गए हैं, फाइट है जिन उसमें, लेकिन वहाँ पर निर्दलियों का भी बहुत बोलबाला है। अगर बीजेपी से नाराज़ है कोई, कांग्रेस से नाराज़ है, तो निर्दलियों को दे दे। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो राहुल गांधी ये सोचे कि भाई हम वहाँ पे सरकार बना रहे हैं। अभी संजय राउत कह रहे हैं कि भाई ये बैलेट पेपर पे वो कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत को भी पता है कि वहाँ पर 1 लाख करीबन वोट हैं। और जो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम सरकारी नौकरी वालों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लाएंगे, लेकिन उनके पास ये भी उदाहरण है कि उन्होंने हिमाचल में जिस तरीके से सैलरी देने तक के उनके पैसे नहीं हैं, उनकी पेंशनें भी रोक दी और टॉयलेट पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, तो क्या वो उनको वोट देंगे? तो कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने ड्रामा किया था 2024 के चुनाव लोकसभा में राहुल गांधी, उसके बदौलत वो 50-50 आए। तो रवि जी, ऐसा नहीं लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वहां पर भी जनता को धोखा ही दिया? जिस तरीके से उन्होंने वोट लिया और बाद में ये कह दिया, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया, नहीं हम सत्ता में आते तो फिर हम आपको चीज़ें देते। महिलाओं के साथ भी उन्होंने धोखा किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो चाल चरित्र है वो जनता ने देखा है, तो हरियाणा की जनता जो है इस बार भी थोड़ा सावधान हो गई कि नहीं, कांग्रेस तो इस तरीके। देखो, नायब सैनी ने अभी घोषणा की थी महिलाओं के लिए कि 2100 देंगे। वृद्ध अवस्था के जो नागरिक हैं उनकी पेंशन बढ़ाने की बात कही है। और तमाम जो अलग अलग योजनाएं हैं, एमएसपी को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, उनका 500 करोड़ देने का हो, तमाम उन्होंने कुछ वादे पूरे किए, कुछ उन्होंने घोषणाएं की। और जिस तरीके से उनका 56 दिन का कार्यकाल रहा है, उसमें ऐसा कोई उनके अगेंस्ट पब्लिक ऐसा नहीं था। अगर कोई भी अगर हरियाणा में नायब सैनी के बारे में अगर पूछेंगे विपक्ष वाले भी, तो वो ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि नायब सैनी बेकार है। उनको खट्टर के खिलाफ गाली देगा, लेकिन नायब सैनी के खिलाफ गाली नहीं देगा वो, चाहे वो कांग्रेस का भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। अगर ये डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी कामयाब होती है, तो बीजेपी का इतना वोट परसेंट डाउन होने का कोई रीज़न ही नहीं है। क्या रीज़न है बताइए बीजेपी का इतने कम वोट परसेंट है? क्या कांग्रेस इतनी अच्छी है कि उसने वो पहली बार आई और आम आदमी पार्टी के जो जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार आया, 70 में से बहुत सारी 70 सीट जीत गया, वैसा तो सवाल ही नहीं है। तो कैसे वो 90 सीटों में से 70 सीट जीत सकती है कांग्रेस? आज तक तो कभी जीती नहीं हरियाणा में, अब कैसे जीत गई? क्या राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री से वो जीत पाएंगे? ऐसा नहीं है। हरियाणा के लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं, और वो हमसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो राष्ट्र प्रेमी सबसे ज़्यादा हैं। अगर वो कुछ जातिवादी के चक्कर में कुछ वोट उनको कांग्रेस को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा में इस तरीके का एक तरफा चुनाव है। बहुत टक्कर है, कई जगह कांटे की टक्कर है, कई जगह बीजेपी का बहुत अच्छा पलड़ा भारी है, कई जगह कांग्रेस का है। लेकिन जो वोट परसेंट है, उस वोट परसेंट ने हुड्डा और राहुल गांधी, कांग्रेस सबकी नींद उड़ा रखी है। भले वो जलेबी ऑर्डर कर दें, वो कर दें, पर कल जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। और सब, क्योंकि उसके रिजल्ट आने के बाद उसके निष्कर्ष, जो उनके नतीजों का प्रभाव है, उसका विश्लेषण विस्तार से उसके बाद होगा कि क्या रीजन रहे। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें थी हरियाणा में, और बीजेपी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ खट्टर था। खट्टर को लोग अलग अलग चीज़ें बोलते थे, लेकिन
मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा बदलाव की आंधी कोई नहीं दिखी मुझे, ना कांग्रेस के पक्ष में। अगर ग्राउंड पे अगर कोई जाता है वो सब उसके पक्ष में बोलें कि नहीं कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में 2000 जब केजरीवाल पहले आया तो उसमें आपको हर कोई केजरीवाल 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 केजरीवाल, तो ऐसा तो वहाँ हो ही नहीं। तमाम लोग गालियाँ देते हैं, हुड्डा को अब भी गालियाँ देते हैं। तो इस तरीके से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। और एग्जिट पोल हैं ये सारे फेल होने वाले हैं। ये बीजेपी वाले जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हैं, अगर उनका पूरे आंकड़े भी नहीं आते हैं तो उनकी सरकार बनाने के और भी चीज़ें हैं। तो रवि जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से जीत भी नहीं रही है और एक तरह से अगर आप कहेंगे तो बीजेपी के लिए आप कह रही हैं कि थोड़े चांसेस नजर आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, तो अगर बीजेपी जीतने की बात हम एक बार सोचे भी कि हाँ चलो जीत रही है, क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि बीजेपी जीत सकती है? क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जो बीजेपी के लिए फेवरेबल रहे हैं? मुझे लगता है बीजेपी मेरे अकॉर्डिंग अभी जीत रही है और बीजेपी के सरकार बनाने के पूरे चांसेस हैं। अगर जीतती है तो उसके कारण है क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के, क्योंकि हरियाणा में जब भी जो हुड्डा के टाइम रहा, रोहतक के लोग वहाँ पे नौकरी लगते थे। बहुत सारी जो अन्य जातियाँ हैं या जो पिछड़े वर्ग के थे, जो दबे कुचले थे, जिनकी आवाज़ नहीं थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके घरों में अगर नौकरी लगती है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक गांव में एक की भी नौकरी लगती है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ यार उसका बेटा लगा है, वो लगा है, तो शायद अगली बार हमारा लगेगा। तो एक तो ये है बिना खर्ची पर्ची का, और दूसरा है कि नायब सैनी और मोदी की छवि को लेकर, और मोदी और नायब सैनी की जो है। तीसरा कारण है बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट की। बीजेपी की गवर्नमेंट जब नायब सैनी आए उन्होंने एमएसपी को लेकर तमाम अनाउंसमेंट की, किसानों के कर्जा माफ़ी किया, और तमाम जो उन्होंने अनाउंस किया महिलाओं के लिए 2100 देंगे, और जो पेंशन थी उनको पेंशन मिल रही है। जो इस तरीके की जो योजनाएं ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, तो अगर वो योजनाएं उनके पास पहुंची है तो इसका रिजल्ट मिलेगा। जो अनाज का मुफ्त का अनाज है वो भी अब भी वहाँ चल रहा है। तो जो गरीब तबका है जो इसको अनाज मिल रहा है, जिसका ये कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाती है, तो अगर उनको ये मुफ्त में चीज़ें मिल रही है तो वो वोट नहीं देगा। यूपी में तमाम ऐसी चीज़ें रही, 2019 का चुनाव राशन की वजह से जीते बीजेपी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो बीजेपी ने अनाउंस किए, कांग्रेस के खिलाफ तमाम चीज़ें थी। तो बीजेपी के हारने के मुझे इतने लैंडस्लाइड जो हार बता रहे हैं एग्जिट पोल में, ऐसा कहीं नहीं दिखा। न कांग्रेस की कहीं हवा है, न कोई ये था कि भाई हुड्डा एक इलाके में हुड्डा चल रहा है, दूसरे इलाके में कोई और चल रहा है। तमाम मतलब पब्लिक बहुत सारी साइलेंट है, और ज़मीन में आपको नायब सैनी के समर्थक मिलेंगे, अच्छे उनके कामों को गिनाने वाले मिलेंगे, उसमें कांग्रेस के समर्थक भी मिलेंगे। अब जब आपको हर जगह 50-50 चल रहा है तो उस 50-50 में आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का आंधी चल रही है, 70 सीटें जीत रही है? कोई ऐसा आंकड़ा तो है ही नहीं। और बहुत सारे वोटर साइलेंट हैं। साइलेंट वो वोटर हैं जो पिछड़े होते हैं, जो दबे होते हैं, जो दबंग नहीं होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकार किसी भी आएगी तो उनके घर जला दिए जाएंगे, उनको मारा जाएगा। तो इस वजह से बीजेपी के मुझे चांस ज़्यादा लगते हैं कांग्रेस के अपेक्षा, क्योंकि तीसरी पार्टी वहाँ पर बहुत सारे किसी के साथ गठबंधन नहीं था। आईएनएलडी और बसपा के पक्ष में भी काफ़ी वोटर थे, तो कांग्रेस का जो वोटर था वो आईएनएलडी और बसपा की तरफ गया है। ठीक है, तो एक बार इसका भी जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि उस चुनाव के दौरान जो है देखने के लिए मिला, जो प्रचार चल रहे थे उस दौरान भी एक चीज़ देखने के लिए मिली कि 10 साल हुड्डा के वर्सेस 56 दिन नायब सिंह सैनी के। तो इसको भी काफ़ी पोर्ट्रे किया गया और कहा गया कि 10 साल के काम पे जो है 56 दिन ये भारी पड़ रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखो, हुड्डा के उसमें सबसे ज़्यादा मैंने किसानों की बातें सुनी हैं। बहुत सारे किसान ये कह रहे थे
कि हमारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरीद करके उनको महंगे दामों में बेचा गया और वहाँ पे CLU एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उस सर्टिफिकेट में बड़ी धांधली होती। मतलब जिस आप CLU गैंग का जिक्र कर रहे हैं कि जो गैंग काफ़ी एक्टिव था, जिसका काफ़ी मुद्दा बना है। और अब किसानों को उनकी भाव बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब पहले क्या था कि भाई दबंग ज़्यादा होते थे, तो उनकी मनमानी के आपका खेत खाली है, उनकी नज़र गई, उन्होंने कहा है भाई इतने में बेचना है तो बेच दो, नहीं तो हम ले लेंगे और हम अपनी दाम से लेंगे, तुम्हारी अकॉर्डिंग नहीं होगा। आज बहुत जगह ज़मीन अधिग्रहण होता है, बहुत सारे हाईवे एक्सप्रेसवे चलते हैं, किसानों को डबल ट्रिपल अलग अलग उस पर देता है। बीजेपी के राज में कांग्रेस जो किसान हैं या वो हैं उन पे मतलब उनका पलड़ा भारी रहता है। वो आंदोलन करेंगे, तमाम लोग उनको सपोर्ट करने आ जाएंगे, किसान आंदोलन के नाम पे टिकैत आ जाएंगे, तमाम अलग अलग हो, तो बीजेपी झुक के उनका काम कर देती है। कांग्रेस के साई माई ऐसा नहीं है। कांग्रेस के उसमें जो आंदोलन करने वाले हैं उनको भी डंडे बरसाए जाएंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनको मतलब उनके समर्थन करने वाले इंटरनेशनल जो रैकेट हैं उनसे फंडिंग भी नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस का जो लिंक है वो विदेशों से ज़्यादा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है तो अंग्रेज़ों ने बनाई, और सोनिया गांधी इटली से हैं और उनके संबंध डेमोक्रेटिक तमाम अलग अलग देशों से हैं, तमाम ऐसी पावरों से हैं, चाहे उन्होंने चाइना के साथ गठबंधन किया। तो कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी नहीं है। जो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीब है, कांग्रेस दिखाती गरीब है, लेकिन कांग्रेस का विदेशों से बहुत फंड आता है, अलग अलग उनके NGO। तो कांग्रेस का यहाँ पे हार का जो कारण है, जो हुड्डा का आतंक, हुड्डा सरकार में जिस तरीके से नौकरियों में धांधली, हुड्डा के जो लोग थे वो लोगों को दबाते थे, हुड्डा के समय में जिस तरीके के आरक्षण के नाम पर वहाँ पर आग लगाई गई, हुड्डा के नाम पर जिस तरीके से लोगों को मतलब भयभीत रहना पड़ता था, मतलब जंगल राज की जो सब वो दिया जाता था, जैसे बिहार में दिया जाता है लालू को, अखिलेश यादव को यहाँ पे दिया जाता है यूपी में, वैसे ही हरियाणा में उनको जंगल राज का वो दिया जाता है। तो उनके जो समर्थक थे खुलेआम कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची हम घर भर देंगे, इनको देख लेंगे। तो इस तरीके की जो बयानबाजी और कांग्रेस के जो 10 साल पहले के कार्यकाल और कांग्रेस की सरकारें जहां काम कर रही है उनका रिजल्ट ये पब्लिक के सामने है। पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई कुछ भी एग्जिट पोल दिखा दिया और वही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट कल आएगा। अब देखना कि ये 4 जो जून को था रिजल्ट 2024 का लोकसभा का, उससे भी भयंकर आएगा। अब सब के कांग्रेस वाले जो जलेबी बना रहे हैं उनकी जलेबी सूखी हो जाएगी, उनके चाशनी में खुद डूब जाएंगे वो। तो कांग्रेस पार्टी जलेबी आज पूरी रात नाच लो, वैसे भी कल मुझे लगता है कि सदमे में सबको रोना पड़ सकता है, क्योंकि अति उत्साह कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से जश्न मनाना ये गलत संदेश जाता है और कल मजाक भी उड़ सकता है। अगर ये 70 सीटें नहीं जाएं जीतें और 40 भी जीत जाएं तो कांग्रेस को वो जीत नहीं लगेगी। अच्छा रवि जी, जो पहलवानों को लेकर भी मुद्दा है वो भी खूब उठाया गया। विनेश फोगाट वगैरह को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन जो है देखने के लिए मिला, लेकिन जब अब वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आई है तो उनकी सीट पर यानी विनेश फोगाट की भी सीट पर काफ़ी कम वोटिंग देखने के लिए मिली है, परसेंटेज वहाँ पर भी कम हुआ है। तो इसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस ने भी इसे दिखाया कि पहलवानों का आंदोलन हो रहा है, बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन उल्टा विनेश फोगाट की सीट पर उन्हें ही परसेंटेज से नुकसान दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखो, विनेश फोगाट की जो सीट है ऑलरेडी वहाँ पे कांग्रेस 3rd नंबर पे रहती है। ऐसा भी कहीं से नहीं लगता है कि विनेश फोगाट जीत सकती है। वो इसलिए जीत सकती है कि जातिगत कारण से वहाँ पे INLD JJP का विधायक रहा है। जो सीट है वो जाट बहुल सीट है, इस वजह से वो अपनी जाति की वजह से कर सकती है। लेकिन जो उनके विपक्ष में उठे हैं, कैप्टन हैं वो, तो उनका जीतना भी वहाँ पर चांस लग सकता है। वैसे बीजेपी उस सीट पे नहीं निकाल सकती है, बीजेपी भी उस सीट पे कभी नहीं जीतती है, टफ सीट है। वहाँ पे तीसरी पार्टी INLD या JJP जीतती है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ या तो INLD निकाल देगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की फाइट में
वो निकाल सकती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो विनेश फोगाट है, इसने अपनी छवि खराब की है कांग्रेस पार्टी में की। पार्टी अगर वो निर्दलीय लड़ती तो शायद सभी उसको वोट देते, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ शामिल होके मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएगी। तब भी उसके प्लस में ऐसा प्लस पॉइंट है कि उसने बहुत इमोशन कार्ड खेले, उन्होंने जाति के नाम पे तमाम ड्रामे भी किए, खाप पंचायत का यूज किया, जाति का अपना यूज किया। तो कुछ एक बार कोई भावनाओं में बह जाता है, और महिला है, जीत सभी सकती है, लेकिन पहलवानों का जो ये आंदोलन रहा है वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था, लोग उसको भली भांति जानते हैं, और उसका यूज़ कांग्रेस ने किया, और उससे नुकसान कांग्रेस को ही हुआ, क्योंकि उससे उन्होंने जाति का मैटर बनाया। और जाति, अगर एक जाति को तुम आगे करते हो, दूसरे जाति को कल्प्रिट बताते हो, तो दूसरी जाति वाले भी इकट्ठा होते हैं, और जो हरियाणा में सदियों से होता रहा है, लगातार होता है। और बाकी जैसे जाट हैं, जाट भी ऐसा नहीं है कि सभी हुड्डा के पीछे आंख बंद करके चलते हैं, ऐसा नहीं है। जाट भी बीजेपी को वोट देते हैं, आईएनएलडी को वोट देते हैं। ऐसा जनता को जो अच्छा लगता है, जिसका अच्छा काम हुआ होगा, जिसको चेंज लगा होगा, वो उसकी तरफ देगा। जिसको अगर राहुल गांधी पसंद होगा तो राहुल गांधी की तरफ देखेगा। तो ऐसा नहीं लगता है कल रिजल्ट आएगा, कोई ज़्यादा समय तो है नहीं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ठीक है रवि जी, बस मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि कल जो बेसब्री से इंतज़ार लोग कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो एक तरफ परसेंटेज और एक तरफ जो है एग्जिट पोल है, कौन किस पे भारी पड़ेगा कल के लिए? कल दोनों चीज़ें भारी पड़ेगी। एग्जिट पोल भी भार होगा। एग्जिट पोल तो खाली सब बकवास है। 30 से 50 से 70 से सब अपने अपने चैनल को टीआरपी के लिए दिखा रहे हैं। कोई यूट्यूब पे अपने तरीके से दिखा रहा है। किसी के पास कोई आंकड़े नहीं है, किसी के पास कोई जनता के मूड का कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि 2024 में जो एग्जिट पोल का जो चीथड़े उड़े हैं, अब वो कुछ भी बकवास करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई झूठ तो हमारा साबित हो ही जाएगा। तो हरियाणा में ना तो किसी का गठबंधन है, 4-5 गठबंधन है, निर्दलीय ऊपर से इतने लड़े हैं, 1000, 500, 50, 100 वोट से जीत का अंतर होगा। तो इस जीत के अंतर में कैसे अनुमान लगा लोगे? आप तो एक मोहल्ले का अनुमान लगा लोगे, अब अलग अलग कहाँ से आप काउंट कर पाओगे कि कौन जीत रहा है? तो इतने बड़े 90 सीटों का जो चुनाव है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी न तो बुरी हार होगी और न कांग्रेस की इतनी अच्छी जीत होने जा रही है। जैसे भी होगी सरकार बीजेपी की बनेगी, जोड़ तोड़ से बनेगी, या तो कांग्रेस की सरकार बनने के लक्षण तभी हो सकते हैं जब वो 50-55 से ऊपर जाएंगे। अगर कांग्रेस 40 के आसपास भी होगी तब भी टूटेगी, 50-45 के पास होगी तब भी टूटेगी। तो कांग्रेस वाले इसलिए बोल रहे हैं कि हम अब पहले से ही ना भाग जाएं। अगर वो उनके कम सीटें बताएंगे तो मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी वाले पहले ही संपर्क कर दिए होंगे कि भाई शैलजा जी तुम इधर आ जाओ, सुरजेवाला जी इधर आ जाओ, तमाम बनाने की तैयारी पे करके बैठे हैं, जैसे बीजेपी वाले सैनी बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अगर प्रचंड बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस की सरकार टिकेगी नहीं। कर्नाटक में इतनी प्रचंड बहुमत से बनी है, वहाँ भी सरकार गिरने के लिए तमाम वो दावे कर रही है कि यहाँ पे लोटस, वो ऑपरेशन लोटस लगा दिया, क्योंकि इनके लीडर ही कांग्रेस सरकार नहीं चाहते हैं। बीजेपी के जो लीडर हैं वो कभी बीजेपी सरकार नहीं गिराए, इनके ही लीडर गिराए। कर्नाटक में इनके लीडरों ने गिराई और हरियाणा में ये गिराएंगे, हिमाचल में इनके लीडर गिरा रहे हैं। हिमाचल में कौन सबसे ज़्यादा योगी का तारीफ कर रहा है? इनका लीडर कर रहा है। तो कांग्रेस जो आरोप लगाती है या विपक्ष आरोप लगाता है, कांग्रेस में क्योंकि एकता नहीं है, कांग्रेस वाले सब सीएम बनना चाहते हैं, तो आखिरकार बनेगी सरकार बीजेपी की। और एग्जिट पोल और ये जो रवीश कुमार जैसे लोग हैं, ये सोचते हैं कि इनका अब कल तक ये कल मातम मनाएंगे। कोई बोलेगा ईवीएम खराब है, कोई बोलेगा ये कैसे जीत गया, क्योंकि तो अलग अलग नैरेटिव बनाने के लिए ये तैयारी है। क्योंकि ये चाहते हैं कि हरियाणा अगर बीजेपी हारे तो हम इसको झारखंड में डालेंगे, हम इसको महाराष्ट्र के लिए अपना दिमाग बनाएंगे
और फिर ये चाहेंगे कि किसानों की जो गैंग पंजाब के बॉर्डर पे बैठी है वो दिल्ली के ओर कूच पड़े और फिर मोदी सरकार गिराने के लिए हम तैयारी करें, हम सीबीएन पे दबाव डालें, हम नीतीश कुमार पे दबाव डालें। आखिरकार निशाना मोदी है। ये हरियाणा चुनाव को देखते हुए अभी फील्ड नहीं तैयार किया जा रहा है। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो ये मोदी की कुर्सी के लिए भी लड़ेंगे और उन पे दबाव डालेंगे समर्थन के लिए। तो कुल मिलाकर ये है, कल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, दो दिलचस्प रिजल्ट होगा। जितनी ये नौटंकियां चल रही है एग्जिट पोल की, ये कल धराशायी हो जाएंगी। सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी। कहीं पता चला कि वो INLD बीच में से ना आ जाए और वो कहीं सरकार या निर्दलीय में कुछ का कोई, तो मतलब दिलचस्प होगा। हरियाणा में बड़ा मज़ा आएगा। 1 महीने तक मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 साल तक भी ड्रामा हो सकता है। तो ऐसा है, बीजेपी सरकार बनेगी, चाहे कब भी बने, कल बने, परसों बने या 1 साल बाद बने, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस कभी सरकार ना तो चला सकती है, ना तो वो अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि उनके नेता घोटालों में फंसते हैं। वो जाति का तो सहारा ले लेते हैं। अब हिमाचल में देखो, हिमाचल की क्या हालत हो गई, कर्नाटक की क्या हालत हो गई। तो इनके नेता इनकी सरकार गिराएंगे और ये चलेगी नहीं, चाहे वो कुछ भी बोलें। कल एग्जिट पोल साफ हो जाएगा। जनता का एग्जिट पोल भी देख रहे हैं हम, जनता क्या कह रही है। अभी तो सारे ट्विटर पे हो या कहीं भी सब ज़्यादातर पेड हैं। उनका तो दिन, अगर बीजेपी राज में आ जाएगा तो वो बोलेंगे दिन पश्चिम से हो रहा है। तो ऐसा लोगों का माइंड सेट हो गया है कि अगर मोदी कुछ भी कहें तो उसका उल्टा कहना है। अगर रिजल्ट अगर सही आ गया बीजेपी के पक्ष में तो वो कहेंगे EVM खराब है। अगर बीजेपी के विरोध आ जाए तो वो बोलेंगे कि मोदी खराब है। तो इस तरीके का जो माइंड सेट है वो लोगों को बीच में बेकार की भावनाएं पैदा करता है। और इस तरीके के करप्ट माइंडसेट और जो पेड वर्कर हैं उनकी वजह से गड़बड़ होता है। सच्चाई स्वीकार करिए, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। और कल जो रिजल्ट आएगा विपक्ष के लिए भी होश उड़ा देगा, बीजेपी के भी होश उड़ा सकेगा, कांग्रेस के भी होश उड़ाएगा। क्योंकि कल बड़ा मज़ेदार रहेगा, क्योंकि ये अनुमान किसी को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की फाइट है। और हरियाणा की जनता कल बाहर अपना जो उनका वोट है वो बाहर आ जाएगा। कल आपके साथ होंगे, कल जनता रिजल्ट देखेगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार तो निश्चित आएगी, चाहे कभी भी आएगी, ऐसा नहीं है। और जो व्यवस्था कर रहे हैं बीजेपी वाले वो इसमें माहिर हैं। अमित शाह भी चुप हैं, लेकिन लगता है कि वो अंदर ही अंदर कुछ बातचीत चल रही है। तो बीजेपी हरियाणा को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उस तरीके से कांग्रेस ने नहीं लड़ा। तमाम उनके उल्टे सुलटे बयान आए। इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस हार की तरफ है, बीजेपी जीत की तरफ है। और अगर जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, या तो हम गलत साबित होंगे या तो एग्जिट पोल गलत साबित होगा, 2 चीज़ें होगी। लेकिन ये बात है कि लोकतंत्र जीतेगा, EVM जीतेगी। और नहीं तो अगर विपक्ष हारेगा तो EVM हार जाएगी। तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल एग्जिट पोल का भी भांडा फोड़ेंगे और कल रिजल्ट का भी भांडा फोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत ही संक्षेप से जो है दर्शकों को बताया, पूरा एक ओवरव्यू जो है उन्होंने दिया है। और जैसा कि रवि जी ने खुद कहा है कि कल रिजल्ट आने के बाद भी हरियाणा जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और इसी वजह से रिजल्ट होगा, कल भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और रिजल्ट के बाद भी हरियाणा से जुड़े मामलों को लेकर हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो आपने चर्चा सुनी है, कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।